हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे साइमन कमीशन के बारे में। जो भी रिकमेंडेशन साइमन कमीशन में दी गई थी वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। बहुत कुछ है जानने को, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। आपको चाहे वो यूपीएससी का एग्ज़ाम हो या फिर स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम्स हो या किसी भी वनडे एग्ज़ाम हो, यहाँ से क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेंगे कि साइमन कमीशन की रिकमेंडेशन जो थी वो क्या थी। उनसे मिले हुए जो रिकमेंडेशन थे उनको एज ए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है, डेट पूछा गया है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बेसिकली जो आपका साइमन कमीशन था ये 1928 में ये जो साइमन कमीशन था वो आया था, ठीक है। इसको पीछे का जो रीज़न था वो ये था कि अगर मैं इसको डिटेल में डिस्कस करूं कि इसमें जितने भी मेंबर्स थे वो सारे वाइट थे। 7 मेंबर इस कमेटी में बनाए गए कमेटी में थे। उनमें से ये 7 मेंबर जो थे वो सारे वाइट मेंबर थे। तो इसलिए जो इंडियंस थे वो इसे अपोज कर रहे थे। और जो कमीशन था was to recommend to the British government whether India was ready for further constitutional reform and along what line। ये कमीशन जो था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से आया था और ये चाहता था कि इंडिया में जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स होने हैं उसको लेके ये जो साइमन कमीशन था वो इंडिया में आया था। तो अब इंडिया का इस कमीशन पे जो रिस्पांस था वो ये था कि द एक्सक्लूसिव ऑफ इंडियंस फ्रॉम द कमीशन एंड द बेसिस। तो इसका जो रिकमेंडेशन था वो ये था कि ये डिमांड करता था ना कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस मिले बट मेजर सोशल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हों ऑन सोशलिस्ट लाइन। तो बेसिकली ये रिफॉर्म के लिए ये जो कमीशन था वो आया था, ना कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए था। और इसने प्रपोज किया था कि जो डायरकी सिस्टम है उसे एबॉलिश कर दिया जाए। और बेसिकली ये 2 वॉल्यूम में रिपोर्ट आई थी। 1928 में ये कमीशन बना था। 1930 मई में ये कमीशन ने अपनी रिपोर्ट को पब्लिश किया था और इसने प्रपोज किया था कि एबॉलिशन ऑफ डायरकी हो और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट हो। जो भी प्रोविंशियल जो आपके स्टेट हैं, प्रोविंसेस हैं, उनमें रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट हो और उनको ऑटोनॉमी मिले और जो डायरकी है उसे एबॉलिश किया जाए। पहला रिकमेंडेशन ये था। आप इसको पॉइंट वाइज नोट करते जाइएगा। और इसके साथ ही साथ इसने ये भी रिकमेंड किया था कि जो सीट्स हैं काउंसिल में, नंबर ऑफ मेंबर्स हैं, उनको इंक्रीज किया जाए इन प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो सेकंड पॉइंट था जो इसने रिकमेंड किया था वो ये था कि प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो मेंबर्स हैं उनको इंक्रीज किया जाए। और इसके बाद इसने ये भी कहा था कि लेकिन जो कंट्रोल होगा, जो कंप्लीट कंट्रोल होगा सेंटर पे, वो होगा गवर्नर जनरल का, ठीक है। गवर्नर जनरल टोटली रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है, उसी का पूरा कंट्रोल होगा सेंट्रल लेवल पे। और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो कंट्रोल करेगा हाई कोर्ट को। और बेसिकली जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो थी ब्रिटिश क्राउन। तो बेसिकली जो ब्रिटिश क्राउन है वो डायरेक्टली कंट्रोल करेगा हाई कोर्ट को। और इसने बात की थी सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट के बारे में। इसने बात की थी कि जो उसको जारी रखा था, कि ऐसा नहीं किया था कि इसने कम्युनल को जो इलेक्टोरेट था कि मुस्लिम्स के लिए अलग से उनके लिए सीट हो और वो वहाँ पे केवल मुस्लिम ही वोट करें। तो इसको इसने जारी रखा था। और इसने ये भी सजेस्ट किया था साथ में कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और बलूचिस्तान को लोकल लेजिस्लेचर था उसमें शामिल किया जाए। इनको लोकल जो लेजिस्लेचर है उसके लिए इनको मान्यता दी जाए कि ये भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकें, फ्रीडम इनको दिया जाए कि खुद से वहाँ पे लोकल लेवल का जो लेजिस्लेचर है वो इस्टेब्लिश किया जाए। और साथ ही साथ इसने ये भी रिकमेंड किया था कि सिंध को सेपरेट किया जाए फ्रॉम बॉम्बे से। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पॉइंट पूछे जा चुके हैं कि सिंध को सेपरेट करने के लिए कौन सी रिकमेंडेशन थी, या इस तरीके से पूछा जाएगा कि साइमन कमीशन ने क्या रिकमेंडेशन दी थी। तो उसमें एक पॉइंट होगा कि सिंध शुड बी सेपरेट फ्रॉम बॉम्बे। इसके साथ ही साथ इसने बर्मा को भी सेपरेट करने की डिमांड रखी थी कि बर्मा जो है वो इंडिया से सेपरेट किया जाए। उसके पीछे का रीज़न दिया था कि इट वाज नॉट ए नेचुरल पार्ट ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट।
तो बेसिकली ये थी आपकी साइमन कमीशन की रिकमेंडेशन। और अगर इसके जो रिस्पांस थे वो देखें तो कांग्रेस का जो रिस्पांस था वो ये था कि कांग्रेस सेशन हुआ था मद्रास में। द प्रेसिडेंसी उस समय थी 19 जो प्रेसिडेंसी थी वो है M.A. अंसारी की थी। उन्होंने डिसाइड किया था कि वो बॉयकॉट करेंगे इस कमीशन का एट एवरी स्टेज एंड इन एवरी फॉर्म। हर तरीके से, हर जगह पे, हर स्टेज पे इस कमीशन का बॉयकॉट करेंगे कांग्रेस। अदर ग्रुप में देखा जाए तो जो मुस्लिम लीग थी उसने भी उसमें एक डिवाइड देखा गया कि जो जिन्ना के अंडर में था वो डिसाइड किया कि वो साइमन कमीशन को अपोज करेगा। और जो लाहौर में सेशन हुआ था अंडर मोहम्मद साफ़ी, जो मोहम्मद साफ़ी के अंडर जो मुस्लिम लीग का सेशन हुआ था वो सपोर्ट कर रहा था गवर्नमेंट की कि साइमन कमीशन का सपोर्ट कर रहा था। साथ ही साथ जस्टिस पार्टी की अगर हम बात करें, जो कि आपके साउथ इंडिया में ये पार्टी 1916 में बनी थी, इसने डिसाइड किया था कि ये जो साइमन कमीशन है उसको बॉयकॉट नहीं करेगा और इसको सपोर्ट करेगा। ये आपके TM नायर आई थिंक थे, हाँ, जो TM नायर थे, इन्होंने 1916 में जस्टिस पार्टी को साउथ इंडिया में बनाया था। कई बार ये भी फैक्ट पूछा गया है कि जस्टिस पार्टी कब बनी थी, 1916 में बनी थी। और अगर पब्लिक का रिस्पांस देखेंगे तो जिस दिन ये कमीशन जब बॉम्बे में आया था तो 1928 में, तो कंट्री वाइड, पूरे कंट्री भर में हड़ताल चली थी, मासेस जो रैलीज हुई थी, उसके साथ ही साथ स्लोगन दिया गया था साइमन गो बैक का। तो ये था आपका टोटल साइमन कमीशन, जो कि मैंने डिटेल में डिस्कस किया है। आपको हर एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। आपको बहुत कुछ ऐसे तमाम टॉपिक्स मैं लेके आऊँगा। उसके लिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिएगा। थैंक यू।